हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एलिवेशन। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हाल ही में रिलीज हुई साइफाई हॉरर फिल्म एलिवेशन की कहानी नरेट करने जा रहा हूँ। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ अ क्वाइट प्लेस जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर काफी नए डिफरेंसेस और ट्विस्ट है, और खास करके इसकी एंडिंग बहुत अलग है, जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। अब चलिए सीधा फिल्म की शुरुआत की तरफ चलते हैं, जहां कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब धरती के भीतर अचानक से हलचल शुरू हो जाती है। जमीन में सिंकहोल्स बनने लगते हैं और उन्हीं के अंदर से कुछ अजीब और बेहद खतरनाक क्रिएचर्स बाहर निकल आते हैं। इन क्रिएचर्स को मारना आसान नहीं था, इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे इन्होंने इंसानों की एक बड़ी आबादी को खत्म कर डाला, लेकिन कुछ लोग बच पाए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहाड़ों पर लगभग 8000 फीट की ऊंचाई से ऊपर रह रहे थे। दरअसल इन क्रिएचर्स की सीमा यहीं तक थी, वो 8000 फीट से ऊपर नहीं जा सकते थे। इसीलिए सर्वाइवर्स को सलाह दी गई कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उस ऊंचाई से नीचे ना जाए। इन जानवरों को लोग रीपर्स कहने लगे थे, क्योंकि ये मौत का दूसरा नाम बन चुके थे। जिसके बाद कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम रॉकी माउंटेन कोलोराडो नाम की एक जगह को देखते हैं, जो लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बसी हुई थी। यहाँ पर एक छोटा बच्चा रहता है, हंटर। एक दिन वो दूसरे टाउन की ओर देख रहा होता है, तभी गलती से वो नीचे की ओर चला जाता है, जहाँ पर एक रीपर उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन वो बच्चा भागकर वापस एक सफेद लाइन के पार आ जाता है, जो उस एरिया को दर्शाती है जहाँ पर रीपर्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ की ऊंचाई 8000 फीट से ज्यादा होती है। इसके बाद हम लॉस्ट गल्च रेफ्यूजी नाम के एक टाउन को देखते हैं, जिसकी आबादी मात्र 193 लोगों की होती है और जो करीब 8400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हंटर इसी टाउन में अपने पिता विल के साथ रहता है। क्रिएचर्स ने लगभग आधी दुनिया की आबादी को खत्म कर दिया था, इसलिए जितने लोग बचे हैं वो इसी तरह की ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं। जहां आगे हम देखते हैं कि हंटर अपने पिता से मिलता है और विल उसको डांटता है, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि हंटर नीचे गया था। हंटर सफाई देता है कि वो सिर्फ दूसरे लोगों को देखना चाहता था, लेकिन विल उसको समझाता है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक है, खासकर जब हंटर के लंग्स पहले से ही कमजोर हो। ऊंचाई पर रहने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है और हंटर को रोज रात में ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर वो फिर से नीचे गया और भागते हुए उसकी सांस फूल गई तो उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि हंटर की माँ तारा की मौत भी इन्हीं रीपर्स के हमले में हुई थी, और विल अब अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। इसके बाद हम एक केटी नाम की औरत को देखते हैं, जो कभी विल की पत्नी की करीबी दोस्त हुआ करती थी। अब कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि केटी और विल शिकार के लिए निकलते हैं। इस दौरान केटी उससे सुबह की घटना के बारे में पूछती है। विल उसको बताता है कि आज हंटर नीचे चला गया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो बाकी लोगों को देख सके। ये सुनकर केटी विल को समझाती है कि हंटर इस टाउन का इकलौता बच्चा है, इसीलिए वो खुद को अकेला और बंद जैसी दुनिया में महसूस करता होगा। इस पर विल जवाब देता है कि कम से कम वो यहाँ पर सुरक्षित तो है। अगर वो बार बार नीचे गया तो एक दिन वो दूसरों को ढूंढते ढूंढते खुद ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों घर की ओर लौटने लगते हैं। इसी दौरान हमें नीना नाम की एक महिला नजर आती है, जो एक मेटल शीट पर गन से फायरिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो मेटल असल में रीपर्स की खाल होती है। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि रीपर्स की स्किन बेहद मजबूत होती है, इतनी कि वो किसी भी मेटल से ज्यादा ताकतवर है। नीना कोई आम औरत नहीं है, बल्कि एक साइंटिस्ट और रिसर्चर है। वो तारा की बेहद करीबी दोस्त थी और दोनों ने मिलकर इन क्रिएचर्स की कमजोरी खोजने की कोशिश की थी, मगर उसी रिसर्च के दौरान तारा मारी गई थी। वहीं दूसरी ओर विल अब भी अपनी पत्नी की मौत से उबर नहीं पाया था। उसके सपनों में आज भी तारा की दर्दनाक यादें आती रहती हैं। एक और सीन में हंटर की सांसें अचानक तेज हो जाती हैं और विल उसे तुरंत ऑक्सीजन फिल्टर लगा देता है, लेकिन परेशानी यहाँ पर यह थी कि उसके पास अब फिल्टर्स भी खत्म होने वाले थे। बिना इन फिल्टर्स के हंटर की जान बचाना मुश्किल था। इसके लिए विल को नीचे खतरे वाले इलाके में जाना ही पड़ेगा, जहाँ पर रीपर्स मौजूद हैं। अगले दिन हंटर का जन्मदिन होता है। विल टाउन की आखिरी बची हुई मैक एंड चीज खरीदकर अपने बेटे को तोहफा देता है। इसी दौरान वो हंटर को बता देता है कि वो उसके लिए नया ऑक्सीजन फिल्टर लेने के लिए नीचे जाएगा। ये सुनकर हंटर मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो अपने पिता को खो दे, लेकिन विल उसको भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद विल मदद लेने नीना के पास जाता है, क्योंकि वही एकमात्र इंसान थी जो पहले भी नीचे जा चुकी थी और जिंदा लौट आई थी। विल को एक जगह जाना था जिसे बोल्स कहा जाता है, जहां उसको ऑक्सीजन फिल्टर्स मिलने की उम्मीद थी। नीना शुरू में मना कर देती है,
वो कहती है कि ये मिशन खुद को मौत के हवाले करने जैसा होगा, लेकिन विल उसे समझाता है कि ये सिर्फ उसके बेटे के लिए नहीं बल्कि तारा की याद में भी ये जरूरी है। साथ ही में वो उसको ये भी बताता है कि शायद उसकी पुरानी लैब अभी भी वहाँ पर हो, जहाँ से रीपर्स की कमजोरी का कोई सुराग मिल सकता है। विल उसको कहता है कि मैं कल सुबह 8 बजे निकल जाऊंगा और अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। नीना शुरुआत में हिचकिचाती है, लेकिन तारा की यादें उसे बेचैन कर देती है और वो आखिरकार तैयार हो जाती है। अगले सुबह नीना और विल हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं। तभी केटी भी वहां पर आ जाती है। वो कहती है कि वो भी उनके साथ चलना चाहती है ताकि तारा की मौत का बदला ले सके। विल उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी जरूरत टाउन में है, लेकिन केटी की जिद के आगे उसको झुकना पड़ता है। हालांकि नीना उसको साफ साफ चेतावनी देती है कि नीचे जाना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन केटी, जो नीना को कभी पसंद नहीं करती थी, उसकी बातों को अनदेखा कर देती है। विल जाने से पहले अपने बेटे हंटर से मिलता है। वो उससे वादा करता है कि वो जरूर लौट कर आएगा। इसके बाद ये तीनों सफर पर निकल जाते हैं। नीचे जाते हुए उन्हें कुछ पुराने मिलिट्री व्हीकल्स मिलते हैं, जिनसे वो कुछ हथियार और जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन तभी केटी और नीना के बीच बहस छिड़ जाती है। दोनों के बीच की अनबन को विल रोकता है और टीम को आगे बढ़ाता है। रास्ते में उन्हें कुछ जिंदा घोड़े मिलते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि रीपर्स सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं, जानवरों पर नहीं। अब आगे बढ़ते हुए विल, नीना और केटी एल्टा विस्ता स्की एरिया पहुंचते हैं, जो करीब 7620 फीट की ऊंचाई पर था, जिससे वो और ऊपर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी नीना सतर्क हो जाती है, क्योंकि उसे अपने हाथ में पहने डिवाइस से कुछ पता चलता है कि आसपास कोई रीपर मौजूद है। ये डिवाइस रीपर की नब्ज को पकड़ सकता था और अब वो एक्टिव हो चुका था, यानी खतरा बहुत पास था। विल तुरंत ही स्की लिफ्ट को चालू करने में लग जाता है, जबकि नीना और केटी रीपर को रोकने की कोशिश करती हैं। वो उसको गोली से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे पहले देखा गया था, उन पर किसी भी हथियार का कोई खास असर नहीं होता है। केटी एक ग्रेनेड लॉन्चर तक इस्तेमाल करती है, लेकिन रीपर को कोई चोट तक नहीं पहुंचती, जिससे साफ हो जाता है कि उसकी खाल वाकई में बहुत मजबूत है। स्की लिफ्ट चालू हो जाती है और नीना सबसे पहले उस पर चढ़ जाती है, मगर केटी थोड़ा पीछे रह जाती है। अब जैसे तैसे वो लिफ्ट पर कूद जाती है, लेकिन रीपर आकर पूरे लिफ्ट को ही तोड़ देता है, जिससे तीनों नीचे गिर जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय भागने के। वो तेजी से दौड़ते हैं और किसी तरह 8000 फीट की सुरक्षित सीमा को पार कर लेते हैं, जहां रीपर नहीं आ सकता था। रात में तीनों एक रिजॉर्ट में रुकते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। वहां वो आपस में बातें करते हुए ड्रिंक्स भी लेते हैं, जहां नीना बताती है कि रीपर्स ना तो कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं। वो सिर्फ इंसानों को मारने के लिए बने हैं, जैसे कि शिकार का मजा लेने के लिए। इस पर विल कहता है कि शायद ये सब भगवान का कोई फैसला है, मानवता को उसके पापों की सजा मिल रही है। रात में सभी सो जाते हैं, लेकिन विल को नींद नहीं आती है। उसे अपनी बीवी तारा की यादें सता रही थी। वो याद करता है कि तारा को उसने इस रिसर्च से रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। रिसर्च को पूरा करना उसका सपना था, जिसकी वजह से आखिरकार वो मारी गई। अगले दिन वो फिर से यात्रा शुरू करते हैं और विल उन्हें एक टनल के पास लेकर जाता है। वो बताता है कि ये एक शॉर्टकट है और इसके पार निकलते ही वो फिर से 8000 फीट की ऊंचाई पर होंगे। लेकिन नीना इस बात को लेकर संशय में है, क्योंकि अगर टनल सीधी ना होकर नीचे की ओर गई तो वो खतरे में पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि रीपर्स अंधेरे में देख सकते हैं और वो इंसानों की सांस से निकलने वाली CO2 को भी ट्रैक कर सकते हैं, यानी हर तरह से वो उनसे ताकतवर थे। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो रिस्क लेकर टनल में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर बढ़ते हैं, उन्हें रास्ता बंद मिलता है, जिससे विल निराश हो जाता है। हालांकि उसके पास एक और रास्ता था, जो लंबा जरूर था, लेकिन वही अब एकमात्र विकल्प था। नीना और केटी इसे लेकर अपनी चिंता जताती है, मगर विल साफ कर देता है कि चाहे जो हो, वो अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन फिल्टर्स लेकर ही लौटेगा। वो कहता है कि अगर वो दोनों चाहे तो वापस जा सकती है, लेकिन वो नहीं रुकेगा। नीना का रीपर ट्रैकर भी अब काम करना बंद कर चुका था, जिससे खतरा और बढ़ गया था, क्योंकि अब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रीपर्स कहां से हमला कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें नीचे की ओर उतरना पड़ता है, और जैसे ही वो अंधेरे में आगे बढ़ते हैं, उन्हें टनल के अंदर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। अब जैसे वो टनल में बढ़ते हैं, वहां पर एक रीपर मौजूद होता है, जो उनको देख लेता है और तुरंत उनके पीछे लग जाता है। उसे देखकर तीनों डर जाते हैं और जल्दी जल्दी एक गड्ढे में छिप जाते हैं। नीना सभी को सांस रोकने के लिए कहती है,
क्योंकि वो जानती थी कि ये जीव इंसानों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए वो सभी सांस रोककर चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी वो रीपर अपना एक टेंटेकल गड्ढे में डाल देता है, जैसे वो अंदर कुछ तलाश रहा हो। लेकिन जब कोई हरकत नहीं होती है तो वो समझ नहीं पाता और उलझन में पड़ जाता है। इस बीच विल एक फ्लेयर जलाकर दूसरी दिशा में फेंक देता है, जिससे उस रीपर का ध्यान भटक जाता है और मौका पाकर वो लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मगर भागते हुए केटी गलत दिशा में निकल जाती है और रीपर उसको पकड़ लेता है। उसे अपनी पकड़ में लेते ही रीपर उसको खींचकर अंधेरे में ले जाता है। ये देखकर नीना और विल दोनों बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ये दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। रीपर फिर से लौट आता है, इसीलिए नीना और विल जल्दी से एक सीढ़ी से ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाते हैं। दुख के बावजूद दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और एक सुनसान घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें कुछ खाने को मिलता है। अब अपनी भूख शांत करने के बाद बातों ही बातों में विल नीना से उसकी लैब के बारे में पूछता है। नीना बताती है कि वहां एक खास मटेरियल पेरिक्लेस है जो मैग्नीशियम का क्यूबिक फॉर्म है। वो समझाती है कि रीपर्स बिजली से चार्ज होते हैं और अगर बुलेट्स को पेरिक्लेस से कोट किया जाए तो गोली उनके अंदर जाकर एक तेज ब्लास्ट पैदा कर सकती है, जिससे रीपर्स को अंदर से खत्म किया जा सकता है। अगले दिन वो एक गाड़ी लेकर अस्पताल की ओर निकलते हैं ताकि ऑक्सीजन फिल्टर्स ला सके। तेज रफ्तार में चलते हुए वे अस्पताल पहुंचते हैं और तुरंत फिल्टर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एक रीपर वहां पर आ जाता है जो उनका पीछा शुरू कर देता है। वो विल को पकड़ लेता है, लेकिन नीना उसको छुड़ा लेती है। भागते हुए वो एक जगह रुकते हैं जहां पर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स पड़े थे। अब जैसे रीपर पास आता है, विल सिलेंडर्स पर गोली मारता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। धमाके में रीपर अस्पताल से बाहर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब जब विल को फिल्टर्स मिल जाते हैं तो वो घर लौटने की सोचता है, लेकिन नीना उसको रोकती है और कहती है कि सिर्फ भागते रहने से काम नहीं चलेगा, उन्हें रीपर्स को खत्म करने का तरीका निकालना होगा और इसके लिए उन्हें लैब तक जाना ही होगा। पहले तो विल हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। वो लैब की ओर बढ़ जाते हैं। उनके निकलते ही वो घायल रीपर फिर से उठ खड़ा होता है, जिससे साफ होता है कि धमाके का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ था। लैब में पहुंचकर नीना बुलेट तैयार करने में लग जाती है और विल उसकी मदद करता है। वहीं विल को एक फोटो दिखती है जिसमें नीना का परिवार होता है। नीना पहली बार उसको बताती है कि उसका परिवार भी कभी हुआ करता था। एक दिन उसका परिवार एपोकैलिप्टो गेम देखने के लिए गया था और उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया। नीना बताती है कि उस दिन उसने जाने से इनकार कर दिया था और आज तक उसे इसका पछतावा है कि वो आखिरी बार अपने परिवार को देख तक नहीं पाई थी। नीना बुलेट टेस्ट करती है, लेकिन वो काम नहीं करती, जिसके बाद नीना कहती है कि वो उसे छोड़कर हंटर के पास चला जाए और अपने बेटे को बचाए। वो कहती है कि अगर बुलेट बन गई तो वो खुद उसके पीछे आ जाएगी और अगर नहीं बनी तो वो खुद ही समझ जाएगा कि क्या हुआ है। विल भारी मन से वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर होकर पलट जाती है। तभी कुछ रीपर्स उसके ऊपर हमला करने आते हैं। विल भागने की कोशिश करता है, लेकिन आगे दो रीपर्स रास्ता रोक लेते हैं। वो पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन तभी अचानक एक रीपर जोरदार धमाके में उड़ जाता है। ये धमाका नीना ने किया था, यानी नीना ने आखिरकार वो बुलेट तैयार कर ली थी जो रीपर्स को मार सकती थी। इसके बाद नीना बाकी दोनों रीपर्स को भी मार देती है। अब जैसे वो बुलेट्स काम करना शुरू करती है, हम देखते हैं कि वो खतरनाक क्रिएचर्स ब्लास्ट होकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अब सामने आती है जब पता चलता है कि वो असल में कोई जीव नहीं थे बल्कि मशीनें थी, पूरी तरह से इंसानों को मारने के लिए बनाई गई मशीनें। ये ना तो खाते थे ना ही पीते थे, सिर्फ इंसानों को ट्रैक करते और उनको खत्म करते थे। नीना ये सारी बातें विल को समझाती है और जब विल उससे पूछता है कि आखिर इन मशीनों को बनाया किसने था, तो नीना आसमान की तरफ इशारा करती है, यानी ये सब कुछ एलियंस का काम था। नीना समझाती है कि जैसे इंसान किसी नई जगह पर जाते हैं तो पहले वो उसको साफ करते हैं, ठीक उसी तरह एलियंस भी इस जगह को साफ कर रहे थे। एलियंस इंसानों को हटाने के लिए आए थे ताकि वो पृथ्वी पर अपनी बस्ती बसा सके, जिसके लिए उन्होंने रीपर्स जैसी मशीनें भेजी थी। इसीलिए ये रीपर्स गोली लगने या धमाके से आसानी से नहीं मरते थे, क्योंकि वो इंसानों को खत्म करने के लिए एडवांस तकनीक से बनाए गए थे। खैर अब नीना और विल वापस अपने टाउन लौटते हैं। वहां विल अपने बेटे से मिलता है और दोनों केटी को याद करते हैं। इसके बाद वो दूसरे टाउन के लोगों से संपर्क करते हैं और उनको भी इन बुलेट्स के बारे में बताते हैं ताकि बाकी लोग भी रीपर्स से लड़ सकें। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि विल और बाकी लोग रीपर्स को खत्म करने के लिए 8000 फीट नीचे जाते हैं, जहां जाकर वो कई रीपर्स को मारते हैं।
लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां पर नीना और विल एक टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उन्हें 3 मीटियोर्स धरती की तरफ आते हुए दिखते हैं। इससे साफ हो जाता है कि एलियंस को अब पता चल चुका है कि इंसानों ने इन रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढ निकाला है, इसीलिए शायद अब वो और भी ज्यादा खतरनाक और अपग्रेडेड मशीन यहाँ पर भेज रहे हैं ताकि वो इंसानियत को पूरी तरह से इस ग्रह से खत्म कर सके। ये रीपर्स भी इन मीटियोर्स के थ्रू ही आए थे जो धरती के अंदर चले गए थे, इसीलिए अंडरग्राउंड सिस्टम के जरिए ये मशीनें सिंक होल से बाहर आई थी। एलियंस का मकसद साफ था, पृथ्वी पर कब्जा। उन्हें शायद लगा था कि ऊंचे पहाड़ों पर इंसान जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उन्होंने रीपर्स को सिर्फ निश्चित ऊंचाई तक ही एक्टिव रहने के लिए प्रोग्राम किया था। और यही वजह थी कि इस फिल्म का नाम एलिवेशन था। तो दोस्तों, ये थी एलिवेशन फिल्म की पूरी कहानी। एक जबरदस्त साइ-फाई थ्रिलर फिल्म जिसमें एलियंस, मशीनें और इंसानी जज्बात सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। फिल्म ना सिर्फ एंटरटेन करती है बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में चली जाए तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा शानदार लगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जबरदस्त कहानियां और एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई फिल्म, एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।